हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज हमारा चैप्टर है वो सोशल साइंस है और पॉलिटिकल से हमने स्टार्ट किया है। पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर नज़दीक है बोर्ड के, तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है पेपर के लिए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हिंदी में है राजनीतिक। चैप्टर है पहला जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, क्लास 10th। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस चैप्टर में दो देशों के बारे में बात होगी। एक है श्रीलंका और एक है बेल्जियम, जो हमारे हरियाणा राज्य के बराबर है। इन दो की बात होगी। इन दो के बारे में पूरे चैप्टर में दे रखा है जो आपने पढ़ा होगा। इन्हीं के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहले एक एक अंक वाले देखते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखेगा। और जिसके में क्लियरिटी साफ ना है तो अपनी सेटिंग में जाके अपनी क्वालिटी बढ़ा ले, 480 या 720 में कर लेगा तो बहुत साफ दिखेगा। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन, एक अंक वाला। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण दीजिए। हमें एक कोई उदाहरण बताना है, तो उसका उदाहरण होगा बेल्जियम सामुदायिक सरकार। जो बेल्जियम में सरकार थी वो इसका क्या एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2, बेल्जियम के फ्लेमिश इस क्षेत्र के मुख्यतः कौन सी भाषा बोलते थे? वहाँ कौन सी ज़्यादातर भाषा बोली जाती थी? तो कौन सी बोली जाती थी? डच। ठीक है, बेल्जियम में कौन सा समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध तथा शक्तिशाली था? तो वहाँ कौन सा शक्तिशाली था? फ्रेंच बोलने वाले। कौन से थे? फ्रेंच बोलने वाले। चलें आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बेल्जियम में कौन सी सरकार शिक्षा तथा सांस्कृतिक जैसे मसलों पर फैसले लेती थी? वहाँ की सामुदायिक सरकार। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा तो कर देना। पांचवा है, सिंगली समुदाय के अधिकांश व्यक्ति किस धर्म के? वहाँ जो सिंगली समुदाय रहता था, जो किसकी बात कर रहे हैं? श्रीलंका की। ये श्रीलंका है तो किस धर्म से थे? तो किससे थे? बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 6, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? ठीक है, संशोधन कितने किए? 4। हमारे भारत में किससे किए जाते हैं? 368 अनुच्छेद से। ठीक है, संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 7वां, सिंगली समुदाय के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए श्रीलंका में किस तरह की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? बहुसंख्यकवाद। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, याद रखना है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन जिस पे ज़्यादा लगा दूँ वो ज़्यादा मोस्ट है। बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? ये मोस्ट है, इंपॉर्टेंट। बेल्जियम में बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी? डच तथा फ्रेंच। श्रीलंका की जनसंख्या किस सामाजिक वर्ग से सबसे अधिक थी? मतलब श्रीलंका एक देश है, आप जानते हैं, जो भारत से नीचे है। आपने देखा होगा नॉर्थ साइड, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ये श्रीलंका जो मैंने अभी मैप में दिखाया था। तो उसने बोला सामाजिक वर्ग की सबसे ज़्यादा वहाँ पर कौन सा वर्ग था सबसे अधिक? देखेंगे यहाँ था सिंगली। क्या था? सिंगली। ये रहा। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के लिए। 10वां प्रश्न है, बेल्जियम अपनी सीमा सीमा किन दो देशों के साथ साझा करता है? बेल्जियम से पूछा जाए कि बेल्जियम की जो बॉर्डर लाइन है वो किस दो से लगती है? एक लगती है फ्रांस, एक लग्जमबर्ग। ठीक है, श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है? जो श्रीलंका है उसमें जो उसका आधिकारिक धर्म है वो कौन सा है? बौद्ध धर्म है। 12वां, श्रीलंका में लाखों लोगों के मर जाने और उनकी आजीविका छीन छिन जाने का मुख्य कारण क्या था? जो वहाँ पे उनकी जो आजीविका, जीने की स्वतंत्रता थी जो छिन गई थी, उसका कारण था गृह युद्ध। गृह युद्ध बेटा देखो होता है, जो देश है, मान लो ये कोई देश है और उसके अंदर कुछ समुदाय लोग या किसी भी तरह का दंगा होना ही गृह युद्ध कहलाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो देश को, किसी भी देश को जो खतरा होता है बाहर से भी ज़्यादा, वो इंटरनल होता है। क्यों? अगर देश के अंदर के लोग अगर बिगड़ जाते हैं या उनमें युद्ध हो जाता है तो वो देश के लिए क्या होता है? घातक होता है। ठीक है, बात करते हैं 13 की, बात करते हैं। ठीक है,
हम प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद करेंगे। बेल्जियम के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? जो बेल्जियम है वो एक देश है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। ये भी आप याद रखेंगे। 15वां क्वेश्चन लास्ट है। ब्रुसेल्स की 80% आबादी कौन सी भाषा बोलती है? इंपॉर्टेंट, फ्रेंच। कौन सी बोलती है? फ्रेंच। जो ब्रुसेल्स है उसकी जो 80% जो आबादी है कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच। चलें आगे। अब आते 3 और 5 अंक वाले। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप का उल्लेख कीजिए। तो हम बात करें सत्ता का क्षेत्रीय विवरण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, ये कानून बनाना, कानून को लागू करना और उसका खंडन करना। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस पर न्याय दिलाना। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपका आता है। सत्ता का ऊर्ध्वर विवरण, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। सामुदायिक सरकार, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी। और दबाव समूह क्या है? दबाव समूह द्वारा भागीदारी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव का क्या कारण? तनाव मतलब होता है युद्ध जैसी स्थिति बना। ठीक है, तो तनाव क्या कारण है? बहुसंख्यक डच भाषा की अवहेलना करते हैं, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा भाषी की अधिकार ताकतवर और समृद्ध होना। ठीक है, इनका ज़्यादा ताकतवर होना, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना, राजनीतिक सत्ता में एक समुदाय विषय में केंद्रित थी। जैसे राजनीतिक सत्ता की बात करें तो एक ही समुदाय क्या था? विशेष था, ज़्यादा उसे महत्व देना। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करें। ठीक है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार का सामाजिक तनाव को जन्म दिया? कैसे इसका जन्म हुआ तनाव का? तो बहुसंख्यकवाद के तहत सिंगलियों के हित का विशेष ध्यान रखा गया। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंगलियों का एक ही का अधिकार। सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सिंगली को क्या बोल दिया गया? राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, दर्जा दे दिया गया, या राजभाषा का दर्जा देना, घोषित तो नहीं, दर्जा दे दिया। तमिलों के हितों को किनार करना, मतलब उन्हें ऐसे तमिलों को हितों को बस निकारना या मना करना, इसे समझ सकते हैं। तमिलों को राजनीतिक अधिकार से वंचित करना। तमिलों को क्या कह रहा है? उनको अधिकार नहीं दिए थे, जॉब वॉब जो हुआ करती थी उनसे क्या कर वंचित कर दिया जाता था। ठीक है, उनने कहा ये तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि सिंगली वहां ज्यादा थी। अब आते हैं आगे। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लें कि पूछा जाए, चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी, ये आप क्यों आवश्यक है? आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हो? इसका क्यों आपका महत्व है? कभी आपने सोचा है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसका महत्व क्या है? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना। सत्ता की साझेदारी की जरूरत इसलिए पड़ी, जो जितने भी समुदाय था सत्ता में, उसके बीच को टकराव को कम करना। जो टकराव उनके बीच में तनाव बढ़ा रहा था उसको कम करना। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है। ये राजनीतिक अस्थिरता को काम करता है। जो राजनीतिक अस्थिरता आई थी उसको क्या करना? कम करना। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदार बनाता है। जो सत्ता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें? भाग लें। इसको क्या करता है? बढ़ावा देता है। अब आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है, सामाजिक विविधता वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? देखिए यार, विभिन्न सामाजिक समूह जैसे भाषाई, आप जानते हो भाषा के आधार पर, धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, जो पिछड़े रह गए हुए लोगों की, महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देना, कि आप विधायिका में क्या लें? हिस्सेदारी लें। अल्पसंख्यक समुदाय का आरक्षण देकर, आपने देखा होगा आपके यहाँ भी, हमारे इंडिया में भी आरक्षण दे रखा है, किसी को 27%, किसी को SC ST वालों को अलग, OBC अलग, अब तो EWS को भी 10% दे दिया है। ऐसे अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जो किसी वजह से उभर नहीं पाया है, पिछड़ा रह गया है, उसको क्या देना? आरक्षण देना। अत्यंत बिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीति बनाना। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर
6 श्रीलंका के पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंगली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान दीजिए कि इनका वर्चस्व कैसा? वर्चस्व मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, ताकतवर दिखाना। सिंगली भाषा को श्रीलंका का राज्य भाषा घोषित करना, ये वर्चस्व दिखाता है, दिखाता। अगर मान लो 10 तरह के समुदाय के लोग रह रहे हैं, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, और हिंदू ही को वो बना दिया जाए, राज धर्म बना दिया जाए, तो इसका वर्चस्व दिखता है, नहीं दिखता है? ये है। सिंगली लोगों को शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना। सिंगली लोग जो है उनको सबसे पहले लेना, प्राथमिकता देना, किसमें? शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में। तो ये भी किसको दर्शाता है? उनके वर्चस्व को दिखाता है। सिंगली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेना। भाई उनको आज़ादी थी खुले तौर से कि आप राजनीति में आज़ादी से इसमें क्या भाग ले सकते हैं, तो ये वर्चस्व को दिखाता है। बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता दी। जो बौद्ध धर्म था उनको पूजा करने की पूरी अर्चना थी, आप जोर शोर से करो, पूर्ण स्वतंत्रता और अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ठीक है, ये भी वर्चस्व को दिखाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण के अंतर बताइए। अब इन दोनों के अंदर हमें अंतर बताना है। ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तर जैसे केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार, तीन हो गए। में सत्ता का बंटवारा, इन तीनों में अपनी अलग अलग शक्तियां बांट दी गई। हमारे देखा होगा आपने, भारत में केंद्र के पास अलग शक्तियां हैं, राज्य के पास अलग हैं, और स्थानीय सरकार। इसमें उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारें होती है, बड़ी और छोटी। ठीक है, अब आ जाइए आगे। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। जो छोटे वाले, निम्न वाले, नीचे वाले, जो उच्चतम वाले उसके अधीन, मतलब उनकी देख रेख में क्या करते हैं? काम करते हैं। क्षैतिज विवरण क्या है? इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंग, मैंने बताया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये भर सरकार के 3 अंग हैं। अगर पूछे सरकार के 3 अंग बताइए तो 3 होंगे कि बीच सत्ता का क्या है? बंटवारा होता है, और इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। एक स्तर पर रहेंगे और एक स्तर पर रहने के बाद अपनी शक्तियों का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। इसमें किसी को पूरी पावर नहीं दी गई है, ना इसको, ना इसको, ना इसको। ये एक दूसरे पर क्या करेंगे? नियंत्रण रखेंगे। ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ऐसे चलेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए कि प्रभाव क्या है। ठीक है, बात करते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, सिंगली को एकमात्र राजा भक्त घोषित करना, ये किसको दिखाता है? बहुसंख्यकवाद को दर्शाता है। यही बात हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को देना प्राथमिकता, ये मैंने पीछे पढ़ाया, वही क्वेश्चन तो यहाँ है, घूम फिर के वही चीज आ रही है, सिर्फ आपको रिलेट करना है कि कौन सी चीज पूछा जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर सेम होंगे और क्वेश्चन क्या होगा? अलग पूछा गया होगा। तो आपको बस इस चीज, सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देना, उनको पूजा करने की हमने पढ़ा था ना, स्वतंत्रता, वही बढ़ावा देना। बहुसंख्यक प्रभाव क्या है? तमिलों को नजरअंदाज कर देना, शासन के प्रति बेगापन को बढ़ावा देना, उनसे अपनापन ना समझकर वह समझा गैरपन समझना। जैसे आपके घर में कोई एक 2 भाई हैं और दोनों ही घर में रहते हैं, एक से तो अपनापन दिखाएं और एक से अपनापन ना दिखाएं, तो उसको प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? उसके ऊपर पड़ेगा। ऐसे ही इसमें 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इस्लाम बनाने की मांग करना, सिंगली और तमिलों के बीच टकराव तथा गृह युद्ध का जन्म होना। बेटा इन दोनों के बीच में क्या हुआ? गृह युद्ध की संभावना, टकराव हुआ, तनाव बढ़ा। गृह युद्ध के कारण हजारों लोगों को मारा जाना। अब भाई गृह युद्ध होगा, आपस में लोग लड़ेंगे तो लोग मारे जाएंगे। बेघर होना, बेघर मतलब बहुतों को लोगों का घर छूट गया। जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 14 और 15 को, 14 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 को हम हुए, उस समय कितने लोग बेघर हुए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से पाकिस्तान में जा रहे हैं लोग, तो बहुत सारा समस्या हुई। युद्ध के कारण देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में दुष्प्रभाव। ठीक है, ये इसके दुष्प्रभाव दिखते हैं। अब आते हैं 9वां क्वेश्चन। बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। अब समाधान की बात की जाती है, सॉल्यूशन की। ये किताब हमें सॉल्यूशन बताती है कि अब कैसे किया जाए। तो बेल्जियम में सामाजिक विविधता के उत्पन्न समस्याओं का समाधान है केंद्रीय सरकार में डच, फ्रेंच भाषीय मंत्री की समान संख्या। इनकी समान संख्या हो, मान लो 10 सीट है,
तो 5 और 5, 5 डच, 5 फ्रेंच। पहला हो गया पॉइंट। दूसरा, केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों को सौंप देना। जो केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां हैं उन्हें क्षेत्रीय सरकार को सौंप देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, केंद्र सरकार में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व करना। जो केंद्र है, हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र में, अरे सॉरी, एक मिनट, केंद्रीय सरकार जो है उनमें दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व समझना, ठीक है, समान समान शक्ति बांट देना, ठीक है। सामुदायिक सरकार का गठन करना, क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकार को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना। क्या आप निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो, किसी के नियंत्रण में या किसी के नीचे नहीं हो। अब आते हैं 10वां प्रश्न, विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल के किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो, व्यापारी, उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह का सक्रिय होना। हित समूह तथा दबाव समूह का सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करना। सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले के लिए सरकार को बाध्य करना, रोकना, अड़चन पैदा करना। अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देना। सब अपने अपने वर्ग को क्या कर रहे हैं, हित को बढ़ावा दे रहे हैं, वो बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये वो बात है, ठीक है। अब आते हैं जनता की मुख्य समस्या की तरफ। जनसंख्या की मुख्य समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना, कि सरकार को क्या करना, कि हमारी तरफ, हमारी समस्या की तरफ देखो। अब आते हैं श्रीलंका तथा बेल्जियम की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आपने जो चैप्टर पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका वाला, इसे पढ़कर आपको क्या हासिल हुआ, मतलब क्या नॉलेज मिली, कि हमें क्या से शिक्षा मिलती है। अब देखो उसमें क्या, बेल्जियम के नेता, शिक्षा निम्नलिखित मिलती है, बेल्जियम के नेता को अलग की विभिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। ये शिक्षा मिलती है, एकता करनी चाहिए, किसी भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी से। इस एहसास के चलते दोनों पक्षपात में साझेदारी करने पर सहमत हुए, देश के गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लगा तथा देश का विभाजन होने से रुक गया। जो देश का विभाजन हो रहा था, टूट डल रही थी दो समुदाय के बीच में, वो रुक गया। श्रीलंका के उदाहरण से पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने तथा सत्ता में उनके हिस्सेदार न बनने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता और संकट बढ़ सकती है, ठीक है, यह हमें सीखने को मिला। अब आते हैं 12वां क्वेश्चन, दबाव समूह अथवा हित समूह लोकतंत्र को कैसे सत्ता में साझेदारी करते हैं। आते हैं, लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर सरकार के विभिन्न समितियों की सीधी भागीदारी करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ये भागीदारी करता है। सरकार की नीति पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाते हैं, ठीक है, अपने लाभ के लिए क्या करते हैं, ये सरकार के ऊपर बनाते हैं दबाव। क्या बनाते हैं, दबाव। 13वां प्रश्न है, लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, कि नियंत्रण होता है कंट्रोल और संतुलन होता है बैलेंस, की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी है। कैसे, सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे विधायिका अपनी करती है, कार्यपालिका अपनी करती है, न्यायपालिका अपनी करती है, और अपने अपने अंग पर रहकर कोई भी एक अंग सत्ता के असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, हर कोई एक दूसरे पर क्या रखता है, अंकुश रखता है, पावर रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का क्या बना जाता है, संतुलन बना जाता है, कोई किसी के ऊपर पावर नहीं चला पाता। उदाहरण के लिए मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है, कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर क्या करती है, अंकुश लगाती है। क्या लगाती है, अंकुश। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। ये बात आपको इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया आपका दी एंड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।